जय हिंद। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जर्नी फ्रॉम 1947 जब हमने आज़ादी हासिल की टू 2025 जहां हम एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहे हैं। ये जर्नी हमारे लिए आसान नहीं रही, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू टू इंडो चाइना वॉर, न्यूक्लियर टेस्ट से लेकर इकोनॉमिक क्राइसिस तक। काफी कुछ हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में। बट बिफोर वी बिगिन, एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो डेली इन डेप्थ जियो पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस जर्नी पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। नाउ देखो, फॉरेन पॉलिसी का मतलब है बेसिकली एक कंट्री के दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं एंड वो कंट्री कैसे डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अलायंसेस बनाना, ट्रेड करना या कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से पीसफुल रही है बट टाइम के साथ इवॉल्व भी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेहरू जी की नॉन अलाइनमेंट टू प्रेजेंट डे मोदी जी की मल्टी अलाइनमेंट। इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू एंड नेहरू जी देते हैं एक बोल्ड प्रिंसिपल जिसे हम सभी ने सुना है नॉन अलाइनमेंट के रूप में। इसके पीछे उनका विजन था कि इंडिया ना यूएस के साथ फुल्ली अलाइन हो ना सोवियत यूनियन के साथ, बस न्यूट्रल रहकर अपनी सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करे। इस पॉलिसी ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर एक रिस्पेक्टेड कंट्री के तौर पर प्रेजेंट किया। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ हमारे सामने एक नई दुनिया थी एंड नए चैलेंजेस भी। पार्टीशन के साथ ही कश्मीर डिस्प्यूट शुरू हुआ, एक कॉम्प्लेक्स इशू जो आज भी कंटिन्यू है। इसको लेकर नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन से मीडिएशन मांगी लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला। इस बात पर डिबेट आज भी हमारे पार्लियामेंट में होती है कि कश्मीर का इशू पीएम जवाहरलाल नेहरू का ब्लंडर है। खैर, इस पर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि क्या पूरा इशू था और नेहरू जी के पास क्या क्या ऑप्शंस थे उस टाइम। नेहरू जी का फोकस था एक पीसफुल फॉरेन पॉलिसी बनाने पे। इसके लिए 1954 में चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया जाता है। बेसिकली पंचशील का मतलब है 5 प्रिंसिपल्स, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और नॉन इंटरफेरेंस हुआ। इन प्रिंसिपल्स को हमने तो फॉलो किया बट एशिया में अदर कंट्रीज ने नहीं। इसके बाद एक और सिग्निफिकेंट मूवमेंट था 1955 का कॉन्फ्रेंस जो इंडोनेशिया में हुआ, जहां नेहरू एशियन और अफ्रीकन नेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। ये कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइन मूवमेंट का पहला कदम था जो 1961 में फॉर्मली स्टेब्लिश हुआ। नॉन अलाइन मूवमेंट एक ऐसा ग्रुप जो कोल्ड वॉर के यूएस सोवियत राइवलरी से अलग रहे एंड डेवलपिंग नेशंस के इंटरेस्ट पे फोकस करे। ये इंडिया का ग्लोबल स्टेज पे पहला बड़ा कंट्रीब्यूशन था। रिलेशंस की बात करें तो यूएस से इकोनॉमिक एड मिली, जैसे पीएल 480 के अंडर फूड ग्रेन्स, क्योंकि इंडिया फूड क्राइसिस से गुजर रहा था। एंड यहीं से हमें समझ जाना चाहिए थी यूएस की हिपोक्रेसी, क्योंकि जो अनाज यूएस ने हमें भेजा वो थर्ड क्वालिटी का था जो यूएस में जानवरों को खिलाया जाता था। बट एक बात अच्छी थी कि हम मिलिट्री अलायंस से दूर रहे यूएस के साथ। फिर धीरे धीरे सोवियत यूनियन से हमारे रिलेशंस बेहतर होते हैं एंड भिलाई स्टील प्लांट जैसे प्रोजेक्ट्स उनकी सपोर्ट से बनाए जाते हैं। देन पाकिस्तान के साथ 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है जिसमें वर्ल्ड बैंक की मदद से रिवर्स का वाटर शेयर किया गया, जिसे अभी हमने सस्पेंड कर दिया पहलगाम टेरर अटैक के बाद। नाउ यहाँ मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक और ब्लंडर था बाय जवाहरलाल नेहरू? देखो, चाइना के साथ रिलेशंस की शुरुआत तो हमने बहुत फ्रेंडली की थी हिंदी चीनी भाई भाई के साथ, बट धीरे धीरे चाइना के साथ रिलेशंस में क्रैक्स आने लगते हैं। 1959 में दलाई लामा के इंडिया आने से टेंशंस और ज्यादा बढ़ते हैं। एंड देन एज यू ऑल नो कि 1962 में चाइना ने बॉर्डर पर अटैक कर दिया। इंडिया अनप्रिपेयर्ड था और ये वॉर नेहरू के नॉन अलाइनमेंट विजन के लिए एक सेटबैक था, लेकिन इसने इंडिया को एक लेसन दिया, आइडियलिज्म के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी जरूरी है। इसी फेस के चैलेंजेस ने इंडिया को अगले दौर के लिए रेडी किया। 1962 की वॉर के बाद अब जाकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट आता है, जहां हम डिफेंस और सिक्योरिटी पर फोकस बढ़ाते हैं। इसी टाइम पीरियड में सोवियत यूनियन से हमारे क्लोज टाइज बने, हमने मिग फाइटर्स और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे। ये रियलिज्म का अप्रोच था, जहां आइडियलिज्म के साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे थे हम। एंड इसी प्रिपरेशन का रिजल्ट था जब हमारी 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई तो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। हालांकि सोवियत मीडिएशन से ताशकंद एग्रीमेंट होता है एंड दोनों कंट्रीज सीज फायर के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी में दूसरा बड़ा शिफ्ट आता है 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। देखो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे मैं फिर कभी किसी वीडियो में कवर करूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज इंडिया आने लगते हैं। फाइनली इंदिरा गांधी एक बोल्ड डिसीजन लेती है, मिलिट्री इंटरवेंशन, और ये पॉसिबल हुआ इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की वजह से। ये ट्रीटी बेसिकली एक सिक्योरिटी पैक्ट था जिससे यूएस और चाइना को काउंटर किया गया था। खैर, वॉर में इंडिया की जीत होती है एंड रिजल्ट बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन विक्ट्री तो थी ही, साथ में स्ट्रेटेजिक विक्ट्री भी थी। बट यूएस के साथ हमारे टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि निक्सन एरा में यूएस का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ था, और इतना ज्यादा कि उस टाइम यूएस ने 7th फ्लीट भेजा था इंडियन ओशन में भारत को अटैक करने के लिए। बट यूएसएसआर ने आगे बढ़कर हमारी सेफ्टी एश्योर की एंड
एंड तब से लेकर आज तक कोई भी इंडिया ने इस एहसान को नहीं भूला है। इस वॉर के बाद इंडिया को एक बात तो क्लियर समझ आ जाती है कि जब तक भारत न्यूक्लियर वेपन नहीं बना लेता तब तक पीस की बात करना बेकार है। एंड फाइनली इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी में भी एक बड़ा कदम उठाता है। 1974 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, इस टेस्ट ने इंडिया की कैपेबिलिटी दिखा दी। हालांकि दुनिया के कई देशों ने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी असर्ट की। इसी टाइम नेबरहुड में 1975 में सिक्किम का मर्जर एक स्मूथ डिप्लोमेटिक विन था। साथ ही श्रीलंका और नेपाल के साथ टाइज मजबूत हुए लेकिन रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज भी बनी रही बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। फिर आता है 1980s का टाइम जिसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाया। नॉन अलाइंड मूवमेंट और यूएन में इंडिया एक्टिव रहा लेकिन इस टाइम पीरियड में हमें फॉरेन पॉलिसी में कोई मेजर शिफ्ट देखने को नहीं मिला। इसका एक रीजन इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी जो फेस कर रहे थे हम। 1991 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, सोवियत यूनियन का कोलैप्स, जो कि इंडिया के लिए शॉक था क्योंकि यूएसएसआर एक मेजर अलाय था। साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस ने भी इंडिया को नई फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन की तरफ धकेला, मतलब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। देखो 1991 में ग्लोबली बहुत बड़ा इवेंट था कोल्ड वॉर खत्म होना और इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में भी था। ऐसी सिचुएशन में पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए और इसके साथ ही हमारी फॉरेन पॉलिसी का फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट ने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की, आसियान कंट्रीज के साथ ट्रेड और स्ट्रेटेजिक टाइज भी बढ़ाए। ये एक स्मार्ट मूव था क्योंकि ट्रेड बढ़ाने से एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिक बढ़ने लगा एंड यूएसए के साथ भी रिलेशंस धीरे धीरे इंप्रूव हुए। एंड देन आता है 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जिसने इंडिया को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया। एंड अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि जब हम 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे तो फिर 98 में क्यों किए, तो देखो मैं समझाता हूँ। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था स्माइलिंग बुद्धा, जिसे हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताकर साइंटिफिक अचीवमेंट के रूप में दिखाया था, ना कि वेपनाइजेशन के रूप में। लेकिन उसके बाद काफी बड़े इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे जिससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल का एक्सेस लगभग बंद हो गया था। हमने अपनी बेसिक कैपेबिलिटी प्रूव तो कर दी थी पर लार्ज स्केल वेपनाइजेशन या स्टॉक पाइल बनाना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ 80s के एंड और 90s में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाया और रीजन का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदलने लगा। इसी बदलते एनवायरनमेंट में 1998 का ऑपरेशन शक्ति हुआ जिसमें हमने मल्टीपल वॉरहेड डिजाइन टेस्ट करके पूरी दुनिया को क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया अब ऑफिशियली एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन पावर है। उसके बाद हमने अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस डॉक्ट्रिन अडॉप्ट की। इसका मतलब है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तब इस्तेमाल करेंगे जब हम पर पहला अटैक हो और हम अपने डिफेंस के लिए उतने ही वेपन्स रखेंगे जितने डिटरेंस के लिए जरूरी हैं। 1974 के बाद जैसे सैंक्शंस लगे थे वैसे ही 98 के बाद भी लगे, लेकिन इस बार इंडिया पॉलिटिकली प्रिपेयर्ड था और 2-3 साल में उनका मेजर हिस्सा हट गया। बुश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम रिलेशंस नॉर्मलाइज हो गए थे, साथ ही चाइना के साथ ट्रेड का बूम और बिलियंस का बिजनेस हुआ, लेकिन बॉर्डर इश्यूज जारी रहे। फिर 1999 का करगिल वॉर, जहां इंडिया ने पाकिस्तान को फिर एक बार बुरी तरह से हरा दिया। यहाँ आप एक बात समझिए, 1999 के करगिल वॉर के दौरान इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फोकस दो चीजों पर था। पहला बैटलफील्ड में पाकिस्तान को हराना और दूसरा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी दुनिया को ये दिखाना कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़कर घुसपैठ की है। वाजपेयी सरकार ने वॉर के दौरान भी एलओसी को पार न करके रिस्पॉन्सिबल पावर इमेज को मेंटेन किया, जिससे मेजर पावर्स का सपोर्ट इंडिया के साइड आया। ग्लोबल स्टेज पर इस दौरान इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अग्रेसिवली शिफ्ट किया। WTO में ट्रेड नेगोशिएशंस, क्लाइमेट चेंज टॉक्स में डेवलपिंग नेशंस की आवाज उठाना और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए लॉबिंग, ये सब कुछ एक साथ चल रहा था। 2009 में ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक ऐसा इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बनाया जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन का अल्टरनेटिव बन सके। लेकिन सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू 2008 का इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील था, जिसमें मनमोहन सिंह की लीडरशिप में इंडिया की 1974 से चली आ रही न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म हुई। इस डील ने न सिर्फ यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे की एशिया पैसिफिक प्लेयर्स के साथ भी टाइज को मजबूत किया। ये वो फेज था जब इंडिया ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को डिप्लोमेसी के साथ अलाइन करके एक सीरियस ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी पहचान बनाई। फिर टाइम आता है 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है और उसके साथ ही फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच बदल जाती है। अब स्ट्रेटेजी थी प्रोएक्टिव और असर्टिव डिप्लोमेसी, जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करती बल्कि रीजन में डायरेक्शन सेट करती है। सबसे पहले हमारा फोकस था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर। भूटान, नेपाल और मालदीव्स के साथ टाइज स्ट्रेंथन किए गए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी कॉर्पोरेशन और पीपल टू पीपल लिंक्स बढ़े। लेकिन इसी दौरान चाइना अपना रीजनल फुटप्रिंट बढ़ा रहा था। फॉर एग्जांपल श्रीलंका के पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट, जो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज बना। पाकिस्तान के केस में फॉरेन पॉलिसी का टोन बिल्कुल क्लियर था, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म।
टेररिज्म। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक ने एक मैसेज दिया कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स का जवाब मिलेगा। आर्टिकल 370 के रिवोकेशन ने भी इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेटिक इक्वेशन को फंडामेंटली चेंज कर दिया। 2020 का गलवान क्लैश फॉरेन पॉलिसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। टेंशंस अपने पीक पर थी, लेकिन इंडिया ने पैरेलल ट्रैक डिप्लोमेसी मेंटेन की। इसके साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके एक्ट ईस्ट 2.0 बनाया। एशियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज डीपन किए गए। मैरीटाइम डोमेन में सागर विजन लॉन्च किया, जिससे इंडियन ओशन में इंडिया की लीडरशिप क्लियर हो गई। क्वाड, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ये प्लेटफॉर्म चाइना के इन्फ्लुएंस के काउंटर बैलेंस में और ज्यादा एक्टिव हुआ। साथ ही 2023 में इंडिया ने G20 समिट होस्ट किया, जो सिर्फ ग्लोबल प्रेस्टीज का मूवमेंट नहीं था, बल्कि ग्लोबल साउथ लीडरशिप को कंसोलिडेट करने का भी चांस था। वैक्सीन मैत्री के थ्रू डेवलपिंग नेशंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड हुआ और ब्रिक्स एक्सपेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन से मल्टीपोलर डिप्लोमेसी का सिग्नल दिया। 2024 में बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस आया। इंडिया ने एक कैलिब्रेटेड डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन किया, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए, लेकिन कन्फ्रंटेशन से बचा। बट बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस मुझे नहीं लगता कि जल्दी रिपेयर होंगे। इसी पीरियड में चाइना के साथ डेमचोक सेक्टर्स में डिसएंगेजमेंट हुआ, जो एक पॉजिटिव स्टेप था, लेकिन चाइना पर ट्रस्ट करना अभी हमारे लिए इतना ईजी नहीं है। रिसेंटली फरवरी 2025 में मोदी ट्रंप मीटिंग में एक नया 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हुआ, जिसने इंडो पैसिफिक में इंडिया का सिक्योरिटी रोल और स्ट्रॉन्ग कर दिया। रशिया के साथ भी हम टाइज मेंटेन कर रहे हैं एंड यूक्रेन वॉर के इशू पर हम रशिया के साथ खड़े रहे, वोटिंग हो या सैंक्शंस के बावजूद ऑयल परचेज करना। एंड रिसेंटली अभी इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाया है। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ अनाउंस कर दिए, भारत की तरफ से जो हार्ड हिटिंग रिप्लाई आया है, इससे हम सभी को पता चलता है कि भारत एक सोवरेन कंट्री है एंड डिसीजन अपने नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होंगे, ना कि किसी अदर कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जर्नी, नेहरू के नॉन अलाइनमेंट से लेकर आज के मल्टी अलाइनमेंट तक। हर फेज में चैलेंजेस, वॉर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस ने इंडिया को मजबूत किया है। आज 2025 में इंडिया एक ग्लोबल लीडर है, जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, क्लाइमेट एक्शन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ आगे बढ़ रहा है। फ्यूचर में विकसित भारत 2047 का विजन है, एक स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और इन्फ्लुएंशियल इंडिया। ये सफर हम सबके लिए इंस्पायरिंग है। एंड अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो पसंद आया हो, तो कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।